हाय एवरीवन। तो जो हम एचपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जूलॉजी का 2023, ये उसके कंटिन्यूएशन में बी पार्ट है। हम लोग 53 क्वेश्चन पे थे। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिजीज़ इन विच पूछ रहे हैं कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में कौन सी कंडीशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ए सिंगल एंजाइम इज़ नॉट फंक्शनल। अगर हम देखें कि फिनाइलकीटोन्यूरिया में बेसिकली फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता, जो यूजुअली चेंज होता है नॉर्मल कंडीशन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन डिपॉजिट हो जाता है फिनाइल कीटोन की फॉर्म में और वो यूरिन में सिक्रीट आउट होने लग जाता है। बिकॉज ऑफ इट इंटेलेक्चुअल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम यूजुअल कंडीशंस की बात करते हैं तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज होता है और टायरोसिन फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, डोपामाइन और मेलानिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंड, अगर ऑप्शन की बात करें तो इनहेरिटेंस इज सेक्स लिंक्ड। ये सेक्स लिंक्ड नहीं बल्कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। और ऑप्शन दिए हुए हैं लाइक एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डजेंट वर्क एफिशिएंटली। तो यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का फंक्शन नहीं होता है, एंजाइम का फंक्शन होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट है 54, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके बारे में ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम देखते तो इसकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट है, मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन्स विच अफेक्ट देयर पोजीशन एंड फंक्शन इन द मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बेस पे ही इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स, दो तरीके के प्रोटीन डिवाइड किए गए थे मेम्ब्रेन के, कि अगर जो पेरिफेरल होते हैं उनमें हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं, इसीलिए वो स्पैन नहीं करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जो इंटेग्रल प्रोटीन होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं तो इसीलिए वो स्पैन करते हैं और थ्रू द मेम्ब्रेन मिलते होते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट दैट अटैच टू लिपिड एंड प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन सर्व एज रिकॉग्निशन साइट। ये भी बिल्कुल सही है। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एज ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो एक रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लैक हाइड्रोफोबिक डोमेन एंड आर नॉट एम्बेडेड इन द लेयर। ये तो बिल्कुल अपोजिट बात होगी कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक होते हैं और इसीलिए वो बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव हाइड्रोफोबिक डोमेन एंड सर्व एज रिकॉग्निशन साइट। तो रिकॉग्निशन साइट क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इनमें हाइड्रोफोबिक डोमेन नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल रिपीट सीक्वेंस अकर्स इन। तो इसका आंसर हो जाएगा हंटिंगटन डिजीज़। ये डिजीज़ बेसिकली एक नर्व सेल डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो एक यूजुअल प्रोटीन होता है हंटिंगटन, जो कि सेल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इस डिजीज़ कंडीशन में उस HTT जीन में म्यूटेशन हो जाती है, उसके जीन में बेसिकली पहले एक CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड के 10 to 35 टाइम्स नॉर्मल रिपीट मिलते हैं। जो उसका ट्रांसक्राइब्ड रीजन होता है उसमें CAG के रिपीट्स मिलते हैं, बट उस रिपीट्स के मीन्स एक लिमिटेशन होती है, लाइक 10 to 35 टाइम्स ही वो रिपीट होता है। बट डिजीज्ड कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है। CAG सीक्वेंस 36 to 120 टाइम्स रिपीट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनता है हंटिंगटन प्रोटीन, वो लॉन्ग साइज़ का हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है वो। और इसीलिए ज़्यादा बड़ा होने की वजह से जब वो बनता है तो वो सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और उसी फॉर्म में स्टोर होने लग जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे टे-सैच डिजीज़, ये बेसिकली एक लाइसोसोम मेडिएटेड इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। मेटाबॉलिक भी है और इनहेरिटेड, वो इसलिए क्योंकि लाइसोसोम में वैरायटी ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट है और उनमें से ही एक है GM2 गैंग्लियोसाइड। इसका दूसरा नाम बीटा हेक्सोअमाइनिडेज भी है, हेक्सोअमाइनिडेज A। ऐसा इसलिए क्योंकि ये GM2 गैंग्लियोसाइड के ऊपर वर्क करके और इसका यूजुअल ब्रेकडाउन करवाता है। बट अगर इस एंजाइम की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये GM गैंग्लियोसाइड नर्व सेल में डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से नर्व सेल्स को डैमेज होता है। उसको टे-सैच डिजीज़ भी बोलते हैं। अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें तो हमें पता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर।
इसमें क्या होता है, जो यूजुअल वैरायटी ऑफ द सेल्स लाइक लिवर, लंग्स एंड इंटेस्टाइन में ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि वेरियस टाइप ऑफ आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लाइक मोस्टली सोडियम और क्लोरीन को, और इसीलिए वाटर की भी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जब इसके फंक्शन में कुछ भी इरेगुलरिटी आती है तो क्या होता है कि यूजुअल ये इस क्लोरीन को बाहर भेजता है, बट जब इसके फंक्शन में एबनॉर्मलिटी होती है तो ये क्लोरीन को बाहर नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट भी नहीं होता है और अल्टीमेटली थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है। फोर्थ वन, अगर हीमोफीलिया की बात करें तो ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, एंड द डिजीज टाइप डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन विच म्यूटेशन हैज़ बीन अकर्ड। नेक्स्ट, अगर हम 56 क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, मीन्स आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग हमें पता है ये एक पोलैरिटी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होती, बल्कि एक सीक्वेंस डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्राइब्ड रीजन है पूरा उसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। तो ये सीक्वेंस पे डिपेंड करता है टोटल जो लैरिएंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, लेकिन पोलैरिटी डिपेंडेंट नहीं है। बाकी जो हमें पता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो ऑब्वियस ही है, 5 to 3 डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। निक ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। निक ट्रांसलेशन क्या होता है, टू रिप्लेस द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड विद द रेडियो एक्टिव वंस। इसमें क्या होता है, जैसे यूजुअल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसमें एक डीएनएज वन एंजाइम निक करता है, मीन्स एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में से। तो यहाँ पे 2 एंड बन जाते हैं, वहाँ पे मिड में एक है 3 प्राइम पे OH और एक है 5th प्राइम पे फॉस्फेट, ये एक ही स्ट्रैंड में हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम काम करता है और उसकी क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है तो जो वो थर्ड वाला एंड है उसको और प्रोसीड कर देता है, मतलब वहाँ से और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल निक लगा था वहाँ पे बहुत सारा स्पेस हो जाता है, मतलब वहाँ के सारे न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज इस पे काम करता है और जहाँ पे यूजुअल न्यूक्लियोटाइड थे वहाँ पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड सभी ऐड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं निक ट्रांसलेशन। अब क्योंकि ये भी पोलैरिटी डिपेंडेंट ही होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में ही प्रोसीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ए सोल्यूशन हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दी गई है मिली मोल्स पर लीटर में, लाइक KCl की है 142, NaCl 4, MgCl2 4 एंड ग्लूकोज 100। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स रेदर देन द मॉलिक्यूलर वेट एंड एनी अदर प्रॉपर्टी। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू ICRT। आई होता है वेंट हॉफ फैक्टर, C इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड R मीन्स गैस कांस्टेंट एंड T इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम इस फॉर्मूले से सब मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। यहाँ पे जो आई है वेंट हॉफ फैक्टर, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इंडिविजुअल यूनिट है जब उसको पानी में हाइड्रोलाइज करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे वही उसका आई होता है, मीन्स वेंट हॉफ फैक्टर होता है। लाइक KCl को जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो K+ और Cl नेगेटिव बनेगा, तो इसका आई वैल्यू होगी इसकी 2। ग्लूकोज को जब डिजोल्व करेंगे तो ये किसी भी अदर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में या फिर छोटे छोटे मोनोमर्स में ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये खुद एक मोनोमर है, तो इसकी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। MgCl2 की 3 हो जाएगी, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे और एक Mg का, और NaCl की 2 होगी। तो ऐसे आई निकाल सकते हैं और टोटल फॉर्मूले में अप्लाई करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा सेकेंड 400। नेक्स्ट है 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन एंटर द ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ ए वेक्टर। इसका आंसर आएगा बेसिकली थर्ड वन, सिस्टोसोमा। ये होता है कि इसको अपने होस्ट में एंट्री करने के लिए किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही थ्रू द स्किन पास हो जाता है इनटू द ऑर्गेनिज्म।
इसका पूरा नाम सिस्टोसोमा मैंसोनी है और सिस्टोसोमियासिस कॉज करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब इसका जो मेल होता है दैट इज़ लार्जर, मस्कुलर एंड विद द वेंट्रल ग्रूव, जिसको गायनेकोफोरल कैनाल भी बोलते हैं, जिसके अंदर फीमेल रिसाइड करती है। तो ये इसके बारे में हो गया, इसीलिए आंसर हो गया। अगर हम विचेरिया बैनक्रॉफ्टी की बात करें तो ये एक राउंड वॉर्म होता है और ये अपने होस्ट में थ्रू मॉस्किटो एंटर करता है। नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये स्पोरोजोन प्रोटोजोआ होता है और मॉस्किटो के थ्रू अपने जो होस्ट है उसमें एंटर करता है। अगर ट्रिप्नोसोमा की बात करें तो ट्रिप्नोसोमा, अगर क्रूजाई की बात करें स्पीसीज़ की, तो ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसका वेक्टर सेट्से फ्लाई, जिसको ग्लोसिना पैल्पैलिस भी बोलते हैं, और ये सार्कोमेस्टिगोफोरा फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ़ ए प्रोटीन इज पुअरली एक्सप्रेस्ड इन ए डिजीज्ड टिश्यू देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग मेथड्स विल बी यूज टू डिटरमाइन वेदर द डिफेक्ट इज एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो हमें क्या करना है, दो सेल्स हैं या फिर मान लो दो इंडिविजुअल्स की इस सेम सेल्स हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनको कंपेयर करना है कि मान लो कोई एक डिजीज़ है और एक नॉर्मल है, तो हमें कंपेयर करना है आइदर तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंपेयर करेंगे तो आरएनए को कंपेयर कर रहे होंगे, और आरएनए के लिए हम लोग नॉर्दर्न इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। तो उसमें हम लोग जितने भी सेल का आरएनए होगा और पर्टिकुलर जिसके लिए हम लोग वो रन करवा रहे हैं उसको कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम ट्रांसलेशन लेवल पे करना चाहते हैं, मतलब अगर मान लो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन पे तो कोई डिफरेंस नहीं है डिजीज और कंट्रोल कंडीशन में, लेकिन ट्रांसलेशन पे है कि मतलब आरएनए तो बन रहा है, प्रोटीन नहीं बन रहा, या फिर बन रहा है तो एबनॉर्मल बन रहा है, या फिर फंक्शनल नहीं है डिजीज़ कंडीशन में। तो अगर प्रोटीन्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट लगाते हैं और उसमें रन करवाते हैं सैम्पल्स को, तो हमें पता चल जाएगा। इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पीसीज अलोंग ए ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और द कम्युनिटीज इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर होगा बीटा डाइवर्सिटी, मीन्स ऑप्शन 2। ये जो बायोडाइवर्सिटी को डिटरमाइन करती हैं, इनको हम 3 तरीके की डाइवर्सिटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो जो अल्फ़ा होती है उसको हम विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ द डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। एंड अगर हम बीटा की बात करें तो ये होता है अमंग द हैबिटेट या फिर इकोसिस्टम, मतलब जब डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स को कंपेयर करते होते हैं। देन अगर गामा की बात करें, गामा इज़ द एक्यूमुलेटेड डाइवर्सिटी, मीन्स अल्फा एंड बीटा की वजह से जो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है दोनों की ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको हम गामा बोलते हैं। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगा। अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसको 2 कंसेप्ट में कंप्लीट मानते हैं, लाइक रिचनेस एंड इवननेस। दोनों अगर किसी भी इकोसिस्टम में इसकी स्पीसीज़ में मिलते हैं तभी हम उसको बोलते हैं कि दिस एनवायरनमेंट और द इकोसिस्टम इज स्पीसीज, इट इज़ डाइवर्स इन द केस ऑफ स्पीसीज़। अदरवाइज़ अगर एक कंपोनेंट है लाइक रिचनेस है, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं बट इवननेस नहीं है, तो उसको हम रिच नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, PCR बेस्ड DNA एम्प्लीफिकेशन इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीन्स AFLP, SSR एंड RAPD। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं सबकी। जैसे RAPD है, दिस इज़ द रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। RFLP होता है रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। SSR होता है सिंपल सीक्वेंस रिपीट, एंड AFLP होता है एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली ये सारे के सारे एक तरीके के मॉलिकुलर मार्कर हैं। मॉलिकुलर मार्कर वो सीक्वेंस ऑफ DNA होते हैं दैट आर इजीली आइडेंटिफाइड, जिनको हम आइडेंटिफाई करना जिनका इजी होता है, तो वो मॉलिकुलर मार्कर होते हैं। अब ये जो जेनेटिक मार्कर होते हैं इनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक मॉर्फोलॉजिकल और एक मॉलिकुलर। ये मॉलिकुलर में आते हैं, और मॉलिकुलर में भी आगे जाके 3 टाइप से डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ बायोकेमिकल। बायोकेमिकल वे में डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मार्कर होते हैं, लाइक आइसोएंजाइम्स। अगर हम आइसोएंजाइम्स को कंपेयर करें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ सकता है। नेक्स्ट होते हैं नॉन PCR बेस्ड और एक होते हैं PCR बेस्ड।
तो इनकी क्लासिफिकेशन ही उस चीज़ पे की गई है कि कौन से पीसीआर बेस्ड होते हैं, किन को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब किन से इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हमें पीसीआर चलानी पड़ेगी और किन से विदाउट पीसीआर की हेल्प से ही हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नॉन पीसीआर में सिर्फ एक ही आता है, RFLP मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो नॉन पीसीआर होता है। बाकी जितने भी बच गए SNP लाइक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, RAPD, SSR, AFLP, ये सारे के सारे पीसीआर बेस्ड होते हैं। मीन्स हमें ये मॉलिकुलर मार्कर के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको पीसीआर चलाना पड़ेगा उसके बाद ही हम टोटल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 62, ग्लाइकोलिसिस इज रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक कंट्रोल ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज विच इज़, इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, इनहिबिटेड बाय ATP एंड एक्टिवेटेड बाय ADP एंड AMP। बेसिकली ये जो एंजाइम है ये थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस में काम करता है, जिसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है with the help of this PFK1 एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस की हेल्प से। यहाँ पे इस रिएक्शन में एक ATP एक ADP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका एक फॉस्फेट हमने सबस्ट्रेट को फॉस्फोराइलेट करने में यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे NADPH का कोई रोल ही नहीं है, तो NAD का NAD+ का किसी का भी कोई रोल नहीं है, तो उसकी वजह से ये एंजाइम क्यों अफेक्ट होगा। यहाँ पे जो भी इसके प्रोडक्ट हैं उनसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, और जो भी मतलब वहाँ पे अगर कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है या फिर कमी है किसी चीज़ की उस रिएक्शन स्टेप पे, उन्हीं चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो इसीलिए क्योंकि ATP अगर बहुत सारी होगी तो उससे इनहिबिट हो जाएगा, ऑलरेडी ATP बहुत सारी है, और अगर सेल में ADP और AMP की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लाइकोलिसिस होगी। तो ऑब्वियस है इनडायरेक्टली ये स्टेप भी मतलब प्रोमोट होगा, ये एक्टिवेटेड होगा ये एंजाइम, सो दैट कि ग्लाइकोलिसिस अच्छे से चले। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्वापोरिन। एक्वापोरिन जो वाटर के लिए जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं वो एक्वापोरिन्स होते हैं। इनकरेक्ट बताना है हमें। एक्वापोरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ ये बिल्कुल सही है। इवन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह में भी मिलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो जो उनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर वॉल होती है, आउटर मेम्ब्रेन उसमें बहुत सारे एक्वापोरिन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली परमिएबल होती है टू द वेरियस टाइप ऑफ आयंस एंड वाटर। नेक्स्ट है एक्वापोरिन कांट ट्रांसपोर्ट अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, तो ऐसा नहीं है, ये जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स अलोंग विद द वाटर उनको भी पास कर सकता है। नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन एंड कैल्शियम कंसनट्रेट रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन, ये भी बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑफ एक्वापोरिन इज रेगुलेटेड बाय पीएच एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये भी बिल्कुल सही है। पीएच, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और वेरियस टाइप ऑफ जो काइनेज और फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स होते हैं वो इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन की ट्रांसपोर्ट कर सकता है अमोनिया वगैरह को भी। ये बेसिकली सिक्स पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और इंटीग्रल टाइप ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है 64, to convert a single strand RNA into double strand DNA in addition to enzyme reverse transcriptase, which of the following are essential। ये बेसिकली जो cDNA बनाने का स्टेप होता है उसके बारे में बात कर रहा है। cDNA में हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और उसकी हेल्प से हम लोग cDNA बनाते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसने पूछा कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, तो सबसे इन एडिशन टू पूछा है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो सबसे पहले है एन RNA टेम्पलेट, बिल्कुल सही है। RNA तो हमें चाहिए ही चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। प्राइमर चाहिए, प्राइमर की हेल्प से ही इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन होगा, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। देन ऑल 4 टाइप ऑफ DNTPs चाहिए जो कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का काम करेंगे। देन है DNA टेम्पलेट। अब यहाँ पे हमें DNA क्यों चाहिए, हमें बस ये है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाना है। अब हमारा सबसे पहले क्या स्टेप होगा, cDNA बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, जिसमें एक RNA स्ट्रैंड होगा और एक DNA होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। यहाँ से क्या हो सकता है, जो हमारे पास ऑलरेडी DNA स्ट्रैंड है उसका एक और DNA स्ट्रैंड बन जाएगा। सारी तरीके के तो DNTP दिए ही हैं हमने,
और प्राइमर भी हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ इस डीएनए का जो स्ट्रैंड है उससे दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें डीएनए टेम्पलेट एडिशनली डालने की ज़रूरत नहीं थी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3। वैसे ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, गलत होने के बहुत चांसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ए टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटेक्टेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें एक्सरेज आर पास्ड थ्रू द रोटेटिंग क्रिस्टल एंड दस द डाइफ्रैक्टेड रेज आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, और उसकी हेल्प से हम फाइनली जो भी मॉलिक्यूल है उसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करें तो इससे हम स्ट्रक्चर पता नहीं कर सकते हैं, ये क्वांटिफिकेशन के लिए होती है। एंड क्वालिफिकेशन मीन्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही चीज़ें कभी भी पता लगा सकते हैं, क्वालिटी भी, क्योंकि जैसे कि क्वांटिटी की बात करें तो जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें लाइट रेज एमिट की जाती हैं, और जो भी मतलब एमिट होने के बाद जो भी एब्जॉर्ब्ड स्पेक्ट्रा होता है उसको हम लोग एनालाइज करके बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। और डिफरेंट ऐसे के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कभी हम प्रोटीन की क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल की कर रहे हैं, कभी न्यूक्लिक एसिड के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी भी चेक हो सकती है कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट। जैसे कि 260 और 280 अलग अलग वेवलेंथ पे अगर हम रीडिंग ले रहे हैं, इट मीन्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्टली 260 पे एब्जॉर्ब करते हैं, और जो आरएनए होता है वो 280 पे एब्जॉर्ब करता है। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो जो हम लोग रन करवाते हैं, तो इसमें क्या हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्वालिटी पता कर सकते हैं, लाइक विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट, और अगर हमने ब्लॉटिंग कर दी तो उससे हम क्वांटिटी भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी में भी ऐसे ही होता है कि हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्वालिटी पता कर सकते हैं वेदर विच टाइप ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट या फिर पिगमेंट इज़ प्रेजेंट। तो स्ट्रक्चर के बारे में ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती ये जो टेक्निक्स हैं, लेकिन क्रिस्टलोग्राफी क्वांटिफिकेशन नहीं देती, लेकिन वो स्ट्रक्चर के बारे में पूरी नॉलेज दे सकती है। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट सोमैटिक सेल क्लोनिंग फ्रॉम एन एनिमल टू एन एग दैट प्रोड्यूस्ड ए नॉर्मल एडल्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन और एन। तो इसका तो एग्जांपल हमें सबको ही पता है, डॉली शिप का, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इस डॉली शिप को 1996 में प्रोड्यूस किया गया था रोजलिन इंस्टीट्यूट एट स्कॉटलैंड, और ये आफ्टर 7 ईयर 14 फैब को डाई हो गई थी, मीन्स शी डाइड, एंड इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोनल मैमल इन द वर्ल्ड। पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो डॉली शिप ही फर्स्ट क्लोन मैमल थी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी फर्स्ट क्लोन मैमल थी, तो वो बफेलो थी, जो कि NDRI करनाल में प्रोड्यूस की गई थी। बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता है, सोमैटिक सेल क्लोनिंग में, इसमें एक एग सेल लिया जाता है और एक एग सेल ली जाती है जिसके न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है, मींस डी न्यूक्लिएटेड एग सेल ली जाती है, एंड सेकंड हैंड पे सोमैटिक सेल ली जाती है। किसी भी लाइक डॉली शिप के केस में मेमोरी सेल ली गई थी विद द डिजायर्ड जीन्स। सोमैटिक सेल में डिजायर्ड जीन्स होते हैं, और जब इनका फ्यूजन करवाते हैं, मीन्स इसका न्यूक्लियस फर्स्ट वाले एग सेल में चला जाता है, तो उससे जो एनिमल प्रोड्यूस होता है उसको क्लोन बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द ग्लाइकोलिसिस इन द प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल टेक प्लेस इन, तो ऑब्वियस इसका तो एग्जांपल साइटोसोल ही आएगा। यहाँ से हम ट्रिक भी फाइंड आउट कर सकते थे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना न्यूक्लियस होता है, तो दोनों का पूछा तो और आंसर एक ही आएगा, तो ऑब्वियस है साइटोसोल ही है। यूकैरियोट्स में जब फिर सिट्रिक एसिड साइकिल का चलना होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो स्टेज भी, वो साइकिल भी साइटोसोल में ही चलती होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन इज स्टिमुलेटेड बाय। अभी लिवर के ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना मतलब हमें ग्लूकोज रिलीज़ करवाना है, मतलब एनर्जी चाहिए,
तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए एक तो एड्रेनलिन होता है और दूसरा जो स्लो रिलीज़ होता है वो ग्लूकागन की हेल्प से होता है। एड्रेनलिन हमें पता है एड्रेनल मेडुला से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है जो फाइट फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है उसमें फंक्शनल होता है। तो एकदम फास्ट रिलीज़ ऑफ एनर्जी एड्रेनलिन करवाता है और ग्लूकागोन जो कि जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है उसका ब्रेकडाउन करवा के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। इंसुलिन तो बिल्कुल ही नहीं करवा सकता, इंसुलिन का तो अपोजिट रोल होता है, एंटी ग्लूकागन होता है, वो तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल की कंसंट्रेशन को कम करता है। एडीएच तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है तो उसका यहाँ पे ग्लूकोज से कोई रिलेशन नहीं है, उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेशन है। नेक्स्ट 69th क्वेश्चन की बात करें, द मेजॉरिटी ऑफ द फ्री फैटी एसिड आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाउंड टू द एल्ब्यूमिन। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने जो पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में लिपोप्रोटीन में बाकी जितने भी लिपिड नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, फॉस्फोलिपिड, वो सारे के सारे मेजॉरिटी ऑफ दैट फॉर्म आर ट्रांसपोर्टेड एज लिपोप्रोटीन्स, लेकिन जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होते, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाउंड होते हैं और उसके बाद एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही उनके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिलीज मोस्ट एनर्जी व्हेन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी। तो हमें पता है जब भी फैट का ब्रेकडाउन होता है तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी मीन्स अगर हम कंपेयर करें 1 ग्राम ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट के ब्रेकडाउन से रिलीज़ होती है। यहाँ पे 2 तरीके की वैल्यू होती हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर व्हेन 1 ग्राम फूड इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कार्बोहाइड्रेट की 4.1 किलो कैलोरी होती है, प्रोटीन की 5.65 और फैट्स की 9.45। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो एक्चुअल में होती हैं बॉडी के अंदर वो देखें तो कार्बोहाइड्रेट की 4, प्रोटीन की भी 4 और फैट की 9 होती है। बट अल्टीमेटली फ़ैट की ज़्यादा ही होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में, इसीलिए 1 ग्राम ऑफ पैल्मेटिक एसिड के कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। ल्यूसिन तो एक अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी जितनी पैल्मेटिक एसिड से। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय, इसका आंसर होगा 4th वन, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी। ऐसा इसलिए जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है वो मेडुला से रिलीज़ होते हैं, एड्रेनल मेडुला से, और ये एड्रेनल मेडुला किसी हार्मोन के कंट्रोल में नहीं होता, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। लाइक 3rd ऑप्शन में दिया हुआ है ACTH तो होता है एड्रेनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मीन्स उनको कंट्रोल करने के लिए जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आता है, बट वो एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स को ही कंट्रोल करता है, मेडुला को नहीं। तो इसीलिए मेडुला को जो कंट्रोल करता है वो है सिंपैथेटिक, मीन्स ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। इवन पहले तो पहले ये जो एड्रेनल मेडुला था ये नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता था, और लेकिन अभी ये मीन्स अदर देन द नर्वस सिस्टम नॉर्मल टाइप ऑफ सेल्स इसमें बन गई हैं, बट इसका जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के अंडर ही है। नेक्स्ट है 72, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए स्टीरॉयड हार्मोन इन्वॉल्व्स, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मॉडिफाइंग जीन ट्रांसक्रिप्शन इन द टारगेट सेल। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को से परमिएबल होते हैं और वो इजीली मीन्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और इसीलिए उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर मिलते हैं। जैसे या तो साइटोप्लाज्म में उनके रिसेप्टर मिल सकते हैं या फिर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर मिल सकते हैं। तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं वो एक तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। तो जैसे ही स्टीरॉयड हार्मोन सेल के अंदर एंटर करते हैं तो वो उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के ऊपर बाइंड करते हैं, आइदर दे एक्टिवेट और इनएक्टिवेट दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और अपने जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन है बाइंडिंग टू द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर,
ये जो प्रोटीन्स वाली कैटेगरी में हॉर्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के सरफेस पे होते हैं, बिकॉज वो सेल की मेम्ब्रेन को मींस परमेबल नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उनके रिसेप्टर सेल के सरफेस पे मिलते हैं। और जो प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स होते हैं जब उनकी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग होती है तो वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, ना कि स्टीरॉयड वाले। और वही मीन्स प्रोटीन की एक्टिविटी को कोवलेंट मॉडिफिकेशन से लाइक फॉस्फोराइलेशन करवा दी, राइबोसाइलेशन करवा दी, ऐसे कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग डू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसका तो आंसर बहुत ही सिंपल था, लाइगेज एंजाइम्स होते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड्स में बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम लाइगेज का ही होता है। सबसे ये जो टेलोमेरेज एंजाइम होता है ये तो डीएनए के जो टेलोमियर एंड होता है, जो मीन्स एंड पे जो सीक्वेंस होता है उनके रेप्लिकेशन के लिए, उनके पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रोमियर तो खुद एक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है जहाँ पे काइनेटोकोर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं, वो तो ये कोई एंजाइम नहीं है बल्कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए की अनवाइंडिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इज ए कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड वाइटल प्रिकर्सर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पूछा है कि जो कोलेस्ट्रॉल है किसका प्रिकर्सर नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल खुद एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है, तो जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे एंजाइम कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज होते हैं। विटामिन डी और बाइल सॉल्ट्स की भी, बाइल सॉल्ट में जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड एंड टायरोकोलिक एसिड, तो ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। लेकिन इंसुलिन एक 51 अमाइनो एसिड, ये प्रोटीनियस नेचर का एक हार्मोन होता है जिसकी एक्टिव फॉर्म में 2 चेन होती हैं, चेन ए एंड चेन बी, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। चेन ए में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और चेन बी में 30 अमाइनो एसिड, तो टोटल 51 अमाइनो एसिड एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स स्पीसीज एज वेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, क्योंकि जापानीज एंसेफेलाइटिस तो अभी देखी थी कि ये एक वायरल बॉर्न डिजीज़ है जो कि क्यूलेक्स की वजह से ट्रांसमिट होती है, ये इसका वेक्टर होता है। फिलारियासिस भी विचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो राउंड वॉर्म है, दैट विचेरिया राउंड वॉर्म बॉर्न डिजीज़ होती है जिसका वेक्टर भी क्यूलेक्स ही होता है। और जो फोर्थ है वेस्टर्न इक्वाइन एंसेफेलाइटिस, ये इक्वाइंस मीन्स हॉर्स वगैरह में होती है। एंसेफेलाइटिस मीन्स रिलेटेड टू हेड, उनके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, ये भी एक क्यूलेक्स बॉर्न डिजीज़ होती है। लेकिन जो थर्ड वन है वो क्यूलेक्स से स्प्रेड नहीं होती है, तो इसका आंसर थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैटवर्म फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस आर कॉल्ड। प्लेटीहेलमिन्थस को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। एसिलोमेट्स होते हैं और इनमें सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। यहाँ तक एसिलोमेट्स होते हैं एनिमल्स, और जैसे ही एसके पे मूव करते हैं तो वो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, और उसके आगे के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी फाइलम है, वो सारे के सारे ट्रूसिलोमेट्स हो जाते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल्स खुद अपना मतलब रेस्पिरेटरी नीड्स का ख्याल रखती हैं, और सर्कुलेटरी के लिए एक पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो कि डिफ्यूजली प्रेजेंट होता है, मतलब प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, सो दैट ईच एंड एवरी सेल्स तक उसका कॉन्टैक्ट हो और सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीशन ले सके, न्यूट्रिएंट दे सके एंड एक्सक्रीशन को ले सके। तो इसलिए सर्कुलेटरी की भी कोई नीड नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोफोफोरेट फाइला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फोरोनिडा, एक्टोप्रोक्टा और ब्रैकियोपोडा, ये बेसिकली तीनों ही माइनर फाइला हैं। माइनर में भी मेराइन एनिमल्स आते हैं इनमें तीनों में। और लोफोफोरेट एक फीडिंग एपरेटस होता है, इट इज़ बेसिकली बंच ऑफ टेंटेकल्स विच इज़ यूज्ड इन फीडिंग ऑफ द एनिमल। तो ये लोफोफोरेट ऑर्गन सिर्फ इन तीनों फाइलम में ही मिलता है, इसलिए इसका आंसर है फर्स्ट वन।
इसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन ही इस बेस पे हो रखी है कि लोफोफोर वेदर प्रेजेंट और नॉट, तो इन तीनों फाइलम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटेरोस्टोमल सिलामेट्स, मीन्स ड्यूटेरोस्टोमल मीन्स ब्लास्टोसील जो कैविटी है उससे माउथ बाद में बनता है, एनस पहले बनता है। तो ये और सिलामेट भी पूछा है, सिलोम होनी चाहिए उनमें। तो इसमें जो एकाइनोडर्मेटा के आगे के जितने भी एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेट, तो ये तीनों की तीनों ही ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं। और इससे जो नीचे के बच गए वो प्रोटोस्टोमस होते हैं, मतलब ब्लास्टोसील कैविटी से माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है। नेक्स्ट है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम लाइंस द, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें क्या होता है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स वो होती हैं जो फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में तो दिखती हैं कोलुमनर टाइप की, लेकिन जब वो स्ट्रेच हो जाती हैं तब वो अपनी मॉर्फोलॉजी लूज़ कर देती हैं एंड अदर टाइप ऑफ सेल से रिजेंबल करने लग जाती हैं, इसलिए उनको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। और ऐसी ये दिस टाइप ऑफ तो कोलुमनर तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती हैं, क्योंकि इनका भी काम स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग का होता है और रिकॉइलिंग का होता है। और ऐसी ही स्यूडोस्ट्रेटिफाइड अगर स्क्वैमस पूछ लेते तो वो यूरिनरी ट्रैक और यूरिनरी ब्लैडर पे मिलती हैं। उनका क्या होता है कि जब वो नॉर्मल रिलैक्स्ड फॉर्म में होती हैं तो वो क्यूबॉइडल शेप की दिखती हैं, और जब वो स्ट्रेच हो जाती हैं मीन्स यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन एक्सेस अमाउंट में स्टोर होने लग जाता है और उसकी मसल स्ट्रेच होने लग जाती हैं, तब वो स्ट्रेटिफाइड अपीयर्ड होती हैं। तो इसलिए उनको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड तब वो स्क्वैमस शेप की दिखने लग जाती हैं, तो इसलिए उनको स्यूडोस्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। कोलुमनार सेल्स का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और उनका न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर रेड ब्लड कॉर्पसल्स लूज देयर कैपेसिटी फॉर, तो क्योंकि हमें पता है जो आरबीसीज होती हैं वो ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकती हैं क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और बाकी जो अदर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी इसने इसलिए लूज़ किए हैं सो दैट कि मैक्सिमम कैपेसिटी दे सके टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मीन्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू हीमोग्लोबिन। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपने फंक्शन को ही इसने बाकी सारे ऑर्गन्स को ऑर्गेनेलीज का लॉस किया है, तो इसीलिए कोई न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। विदाउट न्यूक्लियस आरएनए सिंथेसिस भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए जब ये बनती है मेगा कैरियोसाइट से तो इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना फूड होता है, जितना मैसेज होता है, बस 120 डेज तक वो उसी पे सर्वाइव करती हैं एंड आफ्टर दैट इट डाइज। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट है 81 द वाइट ब्लड सेल्स दैट आर मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक इन नेचर, तो इसका तो ऑब्वियस है रिस्पॉन्स सी होगा। न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज तो बेसिकली मॉडिफाइड मोनोसाइट्स ही होती हैं जो कि टिश्यूज़ में मूव कर जाती हैं एंड उनका स्पेशलाइज्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन फैगोसाइटोसिस का ही होता है। और न्यूट्रोफिल्स का भी सबसे मेन काम फैगोसाइटोसिस ही होता है। जब भी किसी टिश्यू में इंजरी होती है तो न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल टू रीच एट दैट पर्टिकुलर वुंड साइट, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। जो इओसिनोफिल्स हैं वो तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। इओसिनोफिल्स बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है वहाँ पे होती हैं। लिम्फोसाइट्स का तो बी और टी अलग अलग होती है। बी का फंक्शन होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन और टी का होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन इज करेक्टेड मेनली बाय, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा डायलेटिंग द स्किन आर्टरीज। वैसे बेसिकली जो आर्टरीज है उनकी लोकेशन डीप इनटू द मसल्स होती हैं, वो थोड़ा सा स्किन के ज़्यादा नीचे होती हैं, मीन्स मसल्स में प्रोटेक्टेड होती हैं। तो अगर बहुत कम राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हो रहा है तो सबसे पहली जो एडेप्टेशंस है हमारी बॉडी की वो यही होती है, यहीं से कंपेंसेशन हो जाता है कि आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं सो दैट कि मैक्सिमम सरफेस एरिया अवेलेबल हो सके टू एक्सचेंज द हीट फ्रॉम द बॉडी। बट अगर होल बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उस केस में हमें स्वेटिंग होती है, दैट इज़ द सेकेंड एडेप्टेशन विच आर बॉडी अडॉप्ट।
तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डायलेटिंग द स्किन आर्टरीज। नेक्स्ट है द जेड लाइन ऑफ द सार्कोमियर इज़ द साइट वेयर। तो जेड लाइन तो हमें पता है इट इज़ द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये जेड लाइन के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन की अरेंजमेंट होती है। तो मायोसिन तो थिक वाले फिलामेंट होते हैं, वो दोनों साइड से कहीं पे अटैच नहीं होते, कहीं पे इन द सेंस कि प्रोटीन से तो अटैच होते हैं एंड वो प्रोटीन अल्टीमेटली जाके जेड लाइन पे अटैच होते हैं, बट एक्टिन फिलामेंट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अदर प्रोटीन्स डायरेक्टली जेड लाइन से अटैच्ड होते हैं एट द बोथ हैंड्स, एंड मायोसिन उनके बीच में अरेंज्ड होते हैं बिटवीन द जेड लाइन्स, और वो डायरेक्टली जेड लाइन से कनेक्टेड नहीं होते। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट्स अटैच जहाँ पे हो रहे हैं उस लाइन को बोल रहे हैं जेड लाइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। तो बेसिकली इसको करने के लिए हम सिंपैथेटिक के फंक्शंस को याद रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा याद रखना इजी है। जैसे हमारी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन होती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है और वो क्या करता है, जैसे जो भी चीज़ें उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होती, अनवांटेड होती हैं, जैसे डाइजेशन वाली एक्टिविटी उस टाइम पे नहीं चाहिए होती, एंड जो सलाइवा प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है, सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी कम हो जाती है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम उनको कम करता है। बाकी जो अदर एक्टिविटी होती हैं वो सारी की सारी इंक्रीज़ होती हैं, जैसे कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, तभी तो जो भी फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है तो हमारे प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, और हम मतलब मैक्सिमम हम ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम रिजोल्यूशन हो सके उस टाइम पे उस कंडीशंस का। तो इसीलिए ये सारे काम सिंपैथेटिक के होते हैं। स्वेटिंग होती है एंड हमें फियर फील होता है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करें तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है इन द सेल्स, और वो अल्टीमेटली एनर्जी के फॉर्म में मतलब सेल्स को चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। तो ये सारे सिंपैथेटिक के काम होते हैं। और इसके रिगार्डिंग इसके कॉन्ट्रास्ट में हमसे पैरासिम्पैथेटिक के पूछे गए हैं, तो हम इजीली फर्स्ट वन ऑप्शन को लगा सकते हैं कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल पैरासिम्पैथेटिक नहीं करता, बल्कि सिंपैथेटिक इन द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में करता होता है। नेक्स्ट है 85th, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन रीच द एंटीरियर पिट्यूटरी बाय द वे ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेन से, क्योंकि हमारी पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर वाली तो जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है उसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और जो पोस्टीरियर हैं वो डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो इसमें पूछा है कि जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे पहुंचते हैं। तो जो भी उसका ट्रांसपोर्ट वे होगा, जो कि हमें पता है हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स वाला होता है, तो उसी के थ्रू पहुंचेंगे। एक्सोन्स वाला तो जो पोस्टीरियर है उसमें पहुंचते होते हैं कि हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन होते हैं एडीएच एंड वैसोप्रेसिन, तो वो एक्सोन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँचते हैं। फर्स्ट वन जो दिया हुआ है लिम्फेटिक वेसल, तो ये लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती, पोर्टल वेन मीन्स ये पोर्टल सिस्टम होता है उसके थ्रू पहुंचते हैं।